गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे थे कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ, चलिए उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला टॉपिक है आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी। ठीक है, यानी कि एआई पर यहाँ पर एक वैश्विक साझेदारी हुई है, उसकी बात की जा रही है। देखिए 12 से 14 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर वैश्विक साझेदारी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए एक आम वैश्विक ढांचा स्थापित करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। ठीक है, किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समझौते केवल समान विचारधारा वाले देशों के बीच ही काम करेंगे। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट में आपको इस पूरे पैराग्राफ में आपको याद रखना है कि बस कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वैश्विक साझेदारी हुई है ये कहाँ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा 12 से 14 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही यहाँ पर बोलूँगी। ठीक है, GPAI शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया, जिसमें AI जोखिमों को कम करने और महत्वपूर्ण संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इस पे क्या किया गया, तो AI जोखिम को कम करने, और एक पॉइंट इसको ध्यान में रखेंगे, और दूसरा कि जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसका समान पहुंच सब तक वो हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बताया गया कि इस शिखर सम्मेलन में सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इस घोषणा को अपनाया। तो आपको ध्यान रखना है कितने, तो 29 सदस्य देश की बात हो रही है। ठीक है, इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कनाडा जैसे देश शामिल है। ठीक है, विदित हो कि चीन इस बहुपक्षीय समूह का हिस्सा नहीं रहा। तो ये आपके ध्यान रखने योग्य बात है कि जैसे यहाँ पर हम बात करें 29 देश, जिसमें से कुछ देशों के बारे में, कुछ देश का नाम यहाँ पर दिया गया, जिसमें आपको याद रखना है कि चीन जो है इसमें शामिल नहीं है, इस बहुपक्षीय समूह में वो शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए एआई से संबंधित छोटी चुनौतियों को हल करना आसान हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते ही हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियों जैसे यहाँ दिया, जैसे कई हितधारक शामिल है, को समझाना बहुत कठिन हो सकता है। या वैश्विक एआई नियम केवल उन्हीं देशों के बीच अंतर संचालित हो सकते हैं जो समान मूल्यों को साझा करते हैं। तो देखिए अभी हमने ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर भी अभी पढ़ा, यहाँ पर भी अभी हमने पहले पॉइंट में देखा कि जो केवल समान विचारधारा वाले देश है उनके बीच में ही ये क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जो साझेदारी की बात की जा रही है उसकी, और यहाँ पर भी हमने देखा कि जो समान मूल्य को साझा करते हैं उनके बीच ही ये अंतर संचालित हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट देखिए, दिया गया है इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर। ठीक है, तो इटली चीन के, याद रखिएगा इटली जो है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि इस इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से कौन बाहर हुआ, तो इटली, याद रखेंगे। 7 दिसंबर 2023 को इटली की सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है BRI से कौन बाहर निकल गया, तो इटली। ठीक है, इसकी घोषणा यहाँ पर 7 दिसंबर 2023 को की गई। ठीक है, बता दें कि BRI प्रोजेक्ट पर वर्ष 2019 में हस्ताक्षर करने वाला इटली एकमात्र पश्चिमी देश था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि BRI प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला 2019 की बात की जा रही है। इस पर हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र पश्चिमी देश की बात की जाए तो वो कौन था, इटली, जो फिर अब वहां से आधिकारिक तौर पर वो बाहर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बेल्ट एंड रोड परियोजना है क्या, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो देखिए BRI प्रोजेक्ट की अवधारणा जो है वो ऐतिहासिक सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने की कल्पना पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ पर चीन, यूरोप और दूसरे देश, चीन जो है वो यूरोप और दूसरे देशों से जुड़ना चाहता है। ठीक है, और बता दें कि 2013 में इसी अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत ही की चीन ने, ताकि वो यूरोप और दूसरे देशों से यहाँ पर क्या करे, जुड़ सके। ठीक है, और इसीलिए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी 2013 में। ठीक है, ध्यान रखिए। और बता दें कि बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व 130 से लेकर 1453 AD तक, ठीक है,
यानी करीब 1500 सालों तक पूर्वी एशिया और यूरोप के देशों से व्यापारी इन्हीं रास्तों से व्यापार करते थे, ठीक है, जो सिल्क रूट की बात वहां पर की गई, ठीक है। और बता दें कि जो सिल्क रूट है कोई एक सड़क या रास्ता नहीं था, बल्कि ये रास्तों का एक नेटवर्क था जिसके जरिए न केवल व्यापार होता था बल्कि संस्कृति का आदान प्रदान भी होता था, ठीक है। तो काफी व्यापक तौर पर ये फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अर्जेंटीना ब्रिक्स देखें। यहाँ पर 30 नवंबर 2023 को अर्जेंटीना की भावी विदेश मंत्री डायना मोडिनो ने अर्जेंटीना को विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल करने से इनकार कर दिया। देखिए अभी मेरे ख्याल से शायद लास्ट क्लास में ही हमने ब्रिक्स को बढ़ा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स में और भी देश वहाँ पर पहले से ही 5 थे और देश वहाँ पर शामिल हो गए हैं, ठीक है। उसमें से जो अर्जेंटीना है, यहाँ पर बताया जा रहा है अर्जेंटीना जो है वो इस समूह में यानी कि जो ब्रिक्स समूह है उसमें शामिल होने से उन्होंने अर्जेंटीना ने मना कर दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बता दें कि अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने घोषणा की थी कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो देखिए पहला आप ये तो ध्यान रखेंगे कि 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ये इन देशों के बारे में बताया गया कि इनको इसमें इस संगठन में यानी कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अर्जेंटीना नाम भूलेंगे नहीं कि इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। इस बीच अर्जेंटीना ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं फिर से दोहरा रही हूँ, पिछले क्लास में मैंने बताया था वहाँ पर जाकर आप ब्रिक्स को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। और देखिए बता दें कि विदित हो कि सभी देशों को पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली है। मतलब अभी जो जनवरी हमारा बीत चुका है, मतलब वहाँ से अब ये प्रभावी हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में सब आपने पढ़ाई है। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक क्या है, एक समूह है, ठीक है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर ब्रिक्स से बना है, BRICS से बना है, ठीक है। और उसमें हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको पता ही है, B से ब्राजील हो गया, R से रशिया हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। और ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था वहाँ पर भी आप फिर से पढ़ लेंगे, ब्रिक्स जो है जब वो बना था तो वो ब्रिक्स नहीं था, वो सिर्फ ब्रिक था, ठीक है। S जो है यानी कि साउथ अफ्रीका वो बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर और भी देश यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए नेक्स्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है। तो ये क्या है देखते हैं। 2 दिसंबर 2023 को भारत को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कि CAC की कार्यकारी समिति का सदस्य चुना गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बता दें कि रोम में FAO मुख्यालय में आयोजित कितनी, देखिए 46th बैठक के दौरान कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कि CAC की कार्यकारी समिति ने एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में भारत को सर्वसम्मति से चुना गया, ठीक है। तो इसमें भारत को चुना गया, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए इसमें बता दें कि भारत ने 27 नवंबर 2023 को CAC की बैठक के पहले दिन अतिरिक्त एजेंडा श्रेणी के तहत बाजरा के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। किसके लिए, तो बाजरा के लिए, ठीक है। और 30 नवंबर को इस मामले पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया एवं 3 परियोजना दस्तावेज तैयार करने के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो इतनी बातें को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए कोडेक्स मतलब CAC के बारे में हम लोग देख लेते, क्या है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये है क्या, देखिए CAC जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963, ध्यान रखेंगे। और इसका प्रबंधन जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे कि कोडेक्स यानी कि CAC का जो प्रबंधन किया जाता है ये किसके द्वारा, तो WHO यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा 2021 तक CAC में 189 कोडेक्स सदस्य थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2021 तक का बताया जा रहा है कितने 189 सदस्य इसमें थे, ठीक है। अब CAC की साल में एक बार
जिनेवा और रोम के बीच बारी बारी से नियमित सत्र में बैठक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर साल क्या होता है, यहाँ पर जो बैठक होती है वो बारी बारी से, एक बार जिनेवा में, एक बार रोम में, एक बार जिनेवा, एक बार रोम में, तो बारी बारी से होते रहते हैं, ठीक है। और CAC संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में काम करती है, जो कौन कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 6 आधिकारिक भाषा में ये काम करती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। श्रीलंका की मुफ्त पर्यटक वीजा नीति। देखिए क्या है, श्रीलंका ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत समेत 6 देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा की सुविधा देने की नीति को लागू किया है, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे भारत भी शामिल है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यह मुफ्त पर्यटक वीजा नीति अक्टूबर 2023 से भारत, चीन, देखिए भारत के अलावा भारत समेत 6 देश और हैं, तो कौन कौन से? भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों के लिए ये शुरू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इन देशों के नाम है, थोड़ा सा आप नज़र में रखें, लेकिन भारत ध्यान रखें कि भारत के लिए भी ये मुफ्त पर्यटक वीज़ा नीति जो है ये यहाँ पर लागू होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है, विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला, ठीक है। तो सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला क्या है? तो कहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बता दें कि दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला यानी डिप अंडरग्राउंड और अल्ट्रासाउंड लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स यानी कि DURF लॉन्च किया, जो चीन के सिचुआन प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे स्थित है। इसकी गहराई 2400 मीटर है। तो आपको पहला तो एक लाइन ये याद रखना कि सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ, तो वो आप क्या करेंगे? चीन में, ठीक है। ये इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और देखिए दिसंबर 2023 की बात है ये, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया, और जो चीन के कहाँ पर, तो ये भी अगर आप याद रख पाएंगे तो याद रखिएगा, सिचुआन प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सिचुआन प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे स्थित है, ठीक है। और इसकी गहराई दी गई है 2400 मीटर, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया, ठीक है, यानी कि UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इसको चुना गया, ठीक है। तो इसके लिए भारत का हालिया चुनाव सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में इसकी विशेषज्ञता का प्रमाण है। और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें भारत को चुना गया, ठीक है। और सांख्यिकीय मानकों को स्थापित करने और अवधारणाओं और विधियों के विकास के लिए ये क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन? भारत, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बता दें, नवंबर 2023 में ISO ने अपनी 63rd परिषद बैठक में भारत को क्या किया? 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि भारत जो है वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा यानी कि कितना बताया जा रहा है? वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% जो है वो उपभोक्ता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि भारत को ISO के 63rd परिषद बैठक में क्या किया गया? अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई, ठीक है। और बता दें, विश्व में ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखें किसके बाद? ब्राजील के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कितना दिया गया? देखिए वैश्विक चीनी उत्पादन में कितना? 20% हिस्सेदारी है भारत का, ठीक है। और भारत इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। याद रखेंगे तीसरा सबसे बड़ा देश, तो पहला है USA, दूसरा है ब्राजील और तीसरा है भारत, ठीक है। लेकिन अगर भारत में चीनी उत्पादक देश की विश्व में अगर उत्पादक देश की बात की जाए तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले में ब्राजील है, दूसरे में आपका भारत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि का निलंबन। अब देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, नाटो ने 7 नवंबर 2023 को रूस के समझौते से बाहर निकालने के जवाब में, ठीक है, शीत युद्ध युग की एक प्रमुख सुरक्षा संधि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सशस्त्र बल की जो संधि थी इसको औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा यहाँ पर की है, ठीक है। अब देखिए नाटो के, एक मिनट क्लियर कर दो,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाटो के 31 सहयोगियों में से अधिकांश ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, और जिसका उद्देश्य जो है वो शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना होने से रोकना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट निकल कर नहीं आ रहा, तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद यह संधि रूस और अमेरिका से जुड़ी कई प्रमुख हथियार नियंत्रण संधियों में से एक थी, ठीक है, जो हाल के वर्षों में समाप्त हो गई है, ठीक है। और इसमें बता दें कि नवंबर 2023 में पुतिन ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर रूस के अनुसमर्थन को रद्द करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने कहा कि यह कदम यूएसए के साथ समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक था, ठीक है। आगे देखते हैं। फरवरी 2023 में यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका रूस के बीच तनाव बढ़ने को देखते हुए रूस ने न्यू स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच अंतिम हथियार नियंत्रण संधि थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत के प्रमुख प्रत्यावर्तन अभियान क्या है। देखिए कि विश्व में जब किसी भी देश में अस्थिरता आती है या सशस्त्र सैन्य विद्रोह हुए हैं तो भारत वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए हमेशा प्रत्यावर्तन अभियान चलाती आ रही है और हाल के प्रमुख निकासी अभियान निम्नलिखित है। तो हम अभी इस अभियान को देखेंगे और आप अगर याद कर पा रहे हैं, अगर आप पहले दिन से अगर आप जुड़े हुए तो आपको याद होगा हमने ये कुछ अभियान भी पढ़े हैं पहले भी, ठीक है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना कि अगर ये देखिए क्या लिखा गया, प्रमुख प्रत्यावर्तन अभियान भारत का, तो प्रत्यावर्तन अभियान यही याद रखें कि कहीं पर भी किसी भी देश में जहां पर किसी भी तरह का कोई सैन्य विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए वहां पर, या किसी भी तरह की अस्थिरता आ जाती है तो वहां से लोगों को मतलब उनकी निकासी के लिए जो अभियान चलाया जाता है उसी को कहते हैं प्रत्यावर्तन अभियान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो नागरिकों को वहां से निकाला जाता है, ठीक है। मतलब भारत क्या करता है, अपने नागरिकों को जहां जहां ऐसी कोई अस्थिरता है वहां से वो निकालता है, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है ऑपरेशन अजय। अब ये आपको वन लाइन आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन अजय पूछता है किसके लिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने संघर्षरत 2023 इजराइल हमास युद्ध, रुके मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इजराइल हमास युद्ध के बीच एक प्रत्यावर्तन अभियान ऑपरेशन अजय शुरू किया। तो आपको एक लाइन में याद रखना, अगर ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध, ठीक है, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे सामने, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य इजराइल में उन भारतीय नागरिकों की सहायता करना जो भारत लौटना चाहते हैं, ठीक है। तो इजराइल हमास युद्ध के लिए क्या चलाया गया, इसमें भारतीय नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन अजय, ठीक है। अब देखिए दूसरा है ऑपरेशन कावेरी, या सूडान में फंसे, तो आपको ये हाईलाइट रखना है, ठीक है। ये जो सूडान में भारतीय फंसे हुए थे ये उनको निकालने के लिए 24 अप्रैल 2023 को GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये शुरू किया एक बचाव अभियान था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सूडान, ठीक है। तीसरा देखिए, तो आप देखिए एक लाइन में ऐसे याद रखेंगे, अगर हम बात करें ऑपरेशन अजय इजराइल हमास, ऑपरेशन अजय इजराइल हमास, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन कावेरी सूडान, 4 बार 5 बार लिखेंगे बोलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और काफ़ी ये हाईलाइटेड भी रहा था तो आपको ऐसे भी जानना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त, ये 2023 की बात है। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद, जैसे यहाँ पर आपदा आ गया, फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आप याद रखें ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भीषण भूकंप आया था उसके लिए, ठीक है। और इसे खोज और बचाव यानी कि SAR प्रयासों के साथ साथ चिकित्सा सहायता के संदर्भ में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आप वन लाइन में आपको याद रखना, ठीक है, और डेट में नहीं फंसना। और नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यह पहल शुरू की गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यूक्रेन, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के पतन और काबुल यानी तालिबान की जो राजधानी है के पतन के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए भारतीय वायुसेना, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे पहले भी आपने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है उसको अंजाम किसने दिया, तो भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने इसको अंजाम दिया। कहाँ से लाने के लिए भारतीयों को, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी।
उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो ये याद रखिएगा, कोविड-19 जो महामारी आया था उसी दौरान जो विदेश में फंसे भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए एक अभूतपूर्व स्वदेश वापसी कार्यक्रम था। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, जहाँ जगह की बात नहीं की जा रही, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय फंसे थे तो उनको इस ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत कोविड में उनको निकाला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भारत श्रीलंका फेरी 4 दशकों के पश्चात पुनः बहाल। देखिए 14 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत श्रीलंका फेरी सेवा के हिस्से के रूप में तमिलनाडु में नागपट्टिनम को उत्तरी श्रीलंका के जाफना के कांके संथुराई से जोड़ने वाली चेरिया पानी फेरी सेवा का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। ठीक है, तो आपको बस ये इतना याद रखना है कि यहाँ पर ये उद्घाटन हुआ था भारत श्रीलंका फेरी सेवा हिस्से के रूप में। ठीक है, तमिलनाडु के नागपट्टिनम से उत्तरी श्रीलंका के जाफना में कांके संथुराई तक यात्रा फेरी सेवा के उद्घाटन के साथ भारत और श्रीलंका के बीच एक सदियों पुराने समुद्री मार्ग का कायाकल्प किया गया। तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे कि ये जगह आपके दिमाग में हो। ठीक है, उसके अलावा इसका उद्देश्य था कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और दोनों तटों पर स्थानीय व्यापारियों को लाभ पहुंचाते हुए लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना। ठीक है, तो ये था आपका, ये इसमें दिया गया है भारत श्रीलंका फेरी सेवा जो हुआ बहाल हुआ इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये हम जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे थे वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम विधिक परिदृश्य को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला टॉपिक क्या है हमारा। इसमें देखिए पहला टॉपिक है पश्चिम बंगाल अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक 2024। तो आप सबको ये पता होगा और होना भी चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल में वेस्ट बंगाल में जो रेप जैसी घटना हुई है तो उसके लिए ही यहाँ पर इस विधेयक को लाया गया। क्या नाम है? अपराजिता। ठीक है, 3 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल यानी कि पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों का समाधान करना और इसमें मृत्यु दंड तथा बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो ये आपका अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक इसमें दिया गया। ठीक है, फिर भी कानून कितना ही बन जाए, ये इन चीज़ों की शुरुआत हमेशा घर से होती है। इसकी शुरुआत कानून होने के बावजूद, ऐसा तो नहीं है हमारे देश में कानून नहीं है इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा सिर्फ लीगली नहीं एथिकली भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान दिए गए। तो देखिए बीएनएस, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अभी कानून यहाँ पर जो ये धारा जो पहले हम लोग आईपीसी बोला करते तो उसमें बदलाव किए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी उसको। तो देखिए बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और पॉक्सो 2022 अधिनियम में संशोधन का प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पॉक्सो सहित कई कानूनी प्रावधानों में संशोधन करना है। तो ये इसमें क्या किया कि संशोधन करने के, यहाँ पर संशोधन करना है ये बताया जा रहा है। और विधेयक के प्रावधान सभी आयु समूहों के उत्तरजीवियों और पीड़ितों पर लागू होंगे। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। अब देखिए क्या क्या प्रावधान दिया गया। बलात्कार के लिए मृत्यु दंड, सीधी बात की गई है कि विधेयक में बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रस्ताव किया गया है यदि इस कृत्य के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था या फिर वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, तब उसके लिए यहाँ पर क्या होगा? मृत्यु दंड का प्रावधान है। ठीक है, मतलब अगर जो जिसके साथ ये घटना होती है अगर वो उसकी मृत्यु हो जाए या अचेत अवस्था में, जैसे कहते हैं कोमा में चल जाए, तो ऐसी कोई घटना हो जाए उसके बाद तो फिर यहाँ पर मृत्युदंड का प्रावधान यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और बीएनएस कानून के तहत बलात्कार के लिए दंड इस प्रकार है। अच्छा, दंड कैसा है? तो देखिए इसके लिए बलात्कार के लिए जुर्माना और न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास। ठीक है, ये इसकी बात की जा रही है। और सामूहिक बलात्कार, जो गैंग रेप, जो ग्रुप में लोग बलात्कार करते हैं, उसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास, जिसे
आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे 10 वर्ष का है और सामूहिक बलात्कार में 20 वर्ष कारावास और आजीवन भी इसको बढ़ाया जा सकता है। और बलात्कार के ऐसे मामले जिनमें पीड़िता की मृत्यु हो जाती है अथवा वो अचेत अवस्था में पहुंच जाती है तो उसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास या मृत्युदंड है। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है और वो अचेत अवस्था में चली जाए या मृत्यु हो जाए तो 20 वर्ष का जो कारावास है वो कठोर हो सकता है और या फिर वो मृत्युदंड में भी परिवर्तित हो सकता है, यानी कि उसको मृत्युदंड भी दी जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद बताया जा रहा है समयबद्ध जांच और परीक्षण बलात्कार के मामलों की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। तो ये उस रिपोर्ट की बात की जा रही है, जो भी यहाँ पर जांच होते हैं उन सबको 21 दिन के भीतर यहाँ पर पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये अपराजिता विधेयक में है। और परीक्षण 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिखित औचित्य के साथ ही समय सीमा में विस्तार की अनुमति है। और BNSS कानून के तहत जांच और मुकदमे की समय सीमा FIR की तारीख से 2 महीने है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना। देखिए इसमें यौन हिंसा के मामलों के त्वरित निपटारे, नाम ही है फास्ट ट्रैक न्यायालय, ठीक है, त्वरित निपटारे के लिए समर्पित 52 विशेष न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान है। इस फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना में इसको ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अपराजिता टास्क फोर्स विधेयक में जिला स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना का प्रावधान है और इसका नेतृत्व कौन करेगी तो पुलिस उपाधीक्षक करेंगे तथा जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार व अन्य अत्याचारों की जांच करने के लिए समर्पित होगी। तो ये अपराजिता टास्क फोर्स। और बार बार अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड। देखिए इस कानून में बार बार अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है तथा यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो मृत्युदंड का भी क्या हो सकता है, प्रावधान यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा। विधेयक में कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता तथा गरिमा सुनिश्चित करने का प्रावधान शामिल है। और न्याय में देरी के लिए दंड, अगर इसमें पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान भी है तो देखिए यह ध्यान रखिएगा। और जो समय पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं इसका उद्देश्य, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि उनको भी दंड दिया जा सकता है। और इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी लापरवाही के लिए अधिकारियों का जवाबदेह बनाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है प्रकाशन प्रतिबंध। विधेयक में यौन अपराधों से संबंधित न्यायालय की कार्यवाही के अनधिकृत प्रकाशन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया जिसके लिए 3 से 5 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। ठीक है, अच्छा अनाधिकृत होगा ये। ठीक है, ये अब देख लीजिएगा। विधेयक में यौन अपराधों से संबंधित न्यायालय की कार्रवाई के अनाधिकृत प्रकाशन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। राज्य बलात्कार कानूनों की तुलना, ठीक है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए पश्चिम बंगाल में अभी हमने पढ़ा अपराजिता विधेयक, इसमें बलात्कार के परिणाम स्वरूप मृत्यु या स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में चले जाने पर अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। और कठोर दंड के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया गया तथा त्वरित सुनवाई के लिए विशेष कार्यबल और न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, और देखिए दूसरा है आंध्र प्रदेश में क्या है, दिशा बिल, क्या नाम ध्यान रखेंगे, दिशा बिल। ठीक है, इसमें क्या है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बार बार अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान और विशेष पुलिस दल और विशिष्ट न्यायालयों का गठन जिससे जांच और सुनवाई की समय सीमा कम हो जाएगी। ठीक है, और महाराष्ट्र में है शक्ति विधेयक। ठीक है, तो याद रखेंगे अपराजिता पश्चिम बंगाल, दिशा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में शक्ति विधेयक। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जघन्य एसिड हमलों सहित गंभीर मामलों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है और आपराधिक जांच में वेब प्लेटफॉर्मों के लिए कठोर डेटा साझाकरण आवश्यकता निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ अलग अलग राज्य के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वक्फ संशोधन विधेयक 2024। ये भी काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक रहा था, ठीक है। देखिए 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। किसके लिए? वक्फ अधिनियम के लिए, ठीक है। और इसे संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को प्रेषित कर दिया गया है, ठीक है, जिसको कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको प्रेषित कर दिया गया। वक्फ के बारे में देखिए बताया जा रहा है, वक्फ जो है वो अरबी भाषा के वकूफ़ा, ठीक है, क्या नाम है, वकूफ़ा शब्द से बना है। अरबी भाषा वकूफ़ा इससे बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, रोकना या समर्पण करना, ठीक है, वक्फ के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अच्छा पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट है इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान दी गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है, ठीक है। तो क्या है, तो इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इस्लामिक मान्यता में बताया जा रहा है कि धर्म के आधार पर जो भी दान की गई संपत्ति है, तो संपत्ति चल या अचल संपत्ति होती है, ठीक है। तो आप समझते होंगे। तो यहाँ पर जैसे अचल संपत्ति आप ऐसे समझ लीजिए, चल संपत्ति यानी जो चलता हुआ संपत्ति जो हम लोग एक दूसरे को ऐसे दे सकते हैं, और अचल संपत्ति जो स्थायी हो, ठीक है, जैसे ज़मीन वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये चल संपत्ति नहीं हुई, वो अचल संपत्ति हुई, ठीक है। तो अचल संपत्ति ये क्या कहलाती है? वक्फ कहलाती है, ठीक है, जो दान में दी गई है। उसके अलावा दान देने वाले व्यक्ति को वकीफ़ा या वकीफ़ कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा अभी कि इसका मतलब क्या होता है, समर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर जो संपत्ति देने वाला व्यक्ति है उसको वकीफ या वकीफ़ा कहते हैं, ठीक है। हालांकि संपत्ति दान करने की शर्त यह है कि उस चल या अचल संपत्ति से होने वाली आय को इस्लाम धर्म की खिदमत में ही व्यय किया जा सकता है, यानी कि खिदमत मतलब सेवा में, ठीक है। मतलब वो जो पैसा मिला है, जो भी संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल हो, तो उसका उपयोग कहाँ होगा, तो वो इस्लाम धर्म की ही सेवा में उसको खर्च किया जाएगा, ये इसमें शर्त थी, ठीक है। अब देखिए, इस संपत्ति से गरीब व ज़रूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थानों को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए धन देने संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। तो ये इसमें ये चीज़ें यहाँ पर थी कि इस संपत्ति का यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। अब देखिए, भारत में वक्फ संपत्ति, देखिए इसमें कुल संपत्ति दिया गया, बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी, जो 2009 से बढ़कर 3 लाख तक हो गई, ठीक है, और 4 लाख एकड़ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये संपत्ति के बारे में दिया जा रहा है डेटा, तो आपको डेटा नहीं रटना है, ठीक है। संपत्ति में वृद्धि देखिए, वर्तमान में वक्फ की 8 लाख एकड़ भूमि में फैली इतनी, मतलब 8,72,292 से ज़्यादा पंजीकृत अचल संपत्तियां हैं, ठीक है। और यानी आप भूमि कह सकते हैं, जबकि कुल चल संपत्तियों की संख्या जो है चल संपत्ति की वो 16,713 है, और अचल संपत्तियों के क्षेत्रफल में पिछले 13 वर्षों में से 2 गुना वृद्धि हुई है, ठीक। चलिए, तो इतना आपको डेटा नहीं रखना है, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे है वामसी पोर्टल। वामसी पोर्टल क्या है कि इन संपत्तियों का विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर दर्ज किया गया है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व क्या है, देखिए सशस्त्र बलों यानी सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भू स्वामित्व जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है। किसके बाद? सेना और रेलवे के पास। अर्थात सर्वाधिक भूमि के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर है, यानी कि अचल संपत्ति जो है वो इनके पास वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। कीमत देखिए, यहाँ पर बता दें, कीमत जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। इस संपत्ति का प्रबंधन देखिए, तो इस संपत्ति का प्रबंधन मुतवल्ली यानी कि देखभाल करता जिसको कहते हैं, ठीक है, करता है। जो मतलब वक्फ संपत्ति के देखभाल करता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? मुतवल्ली, याद रखेंगे। और जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी।
अब देखिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में, तो अभी तक हमने देखा कि वक्फ के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, किस तरह की संपत्ति यहाँ पर दी जाती है। और अब ये जो इस विधेयक में जो संशोधन हुआ उसके बारे में देखिए, बताया जा रहा है कि वक्फ अधिनियम जो है वो कब 1995 में कैबिनेट द्वारा 40 संशोधनों की स्वीकृति के पश्चात केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन एवं प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, और प्रमुख लक्ष्य क्या है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, उसको आधुनिकीकरण की तरफ उसको ले जाना। उसके बाद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। उसके बाद मुकदमेबाजी को कम करना, राजस्व विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना और न्यायाधिकरण के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वक्फ बोर्ड के बारे में देखिए, बताया जा रहा है वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में अनिवार्य होता है। ठीक है, और केंद्र ने सभी वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके अलावा वक्फ बोर्ड का प्रमुख कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण। देखिए इसका काम क्या होता है, तो जो भी वक्फ संपत्ति उसका रजिस्ट्रेशन, उसका संरक्षण और उसका प्रबंधन करना। ठीक है, और यह सुनिश्चित भी करता है बोर्ड कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग कहाँ पे हो, हमने पढ़ा धार्मिक एवं चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए ही उसका उपयोग हो। ठीक है, अब ये नहीं कि उसको कोई पर्सनली वहाँ पर कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उसको यूज़ करे। ठीक है, और वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार होता है। और यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों की नियुक्ति और उनके कार्यों की समीक्षा भी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है खनिज संपदा की भूमि पर कर लेना राज्यों का हक। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, बताया जा रहा है कि 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को खान एवं खनिज संपदा वाली जमीन पर कर लगाने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है, एक अधिकार दिया जा रहा है। यहाँ पर राज्य के अधिकार की बात की जाए कि राज्य जो है वो ऐसी जमीन जो खान एवं खनिज संपदा वाली कोई ऐसी जमीन है, तो उस जमीन पर जो राज्य है वो वहाँ पर टैक्स लगा सकती है। ठीक है, तो मतलब उसको टैक्स लगाने का वो अधिकार है। ठीक है, तो ये अभी फैसला हुआ है 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जज की संविधान पीठ के द्वारा। ठीक है, और संविधान पीठ ने संविधान पीठ ने बहुमत से पारित फैसले में कहा कि केंद्रीय कानून यानी कि खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 राज्यों को कर लगाने की शक्ति को सीमित नहीं करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप कहें कि राज्य के पास ये शक्ति है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से, ठीक है, तो मतलब बहुमत में ही क्या 8:1 के बहुमत से यह फैसला दिया। और फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मसले पर 2 फैसले लिखे गए हैं। पहला फैसला उन्होंने स्वयं और पीठ में शामिल 7 अन्य जजों ने लिखा है, जबकि पीठ में शामिल न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना ने अपना अलग फैसला लिखा है। तो ठीक है, 8:1 का यहाँ पर ये था फैसला। ठीक है, तो मतलब बहुमत से ही। अब देखिए किन किन राज्यों को होगा फायदा। अब देखिए यहाँ पे बता दें कि शीर्ष कोर्ट के फैसले से खान और खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों को लाभ होगा। इसमें किसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्य इसमें शामिल है। तो उनको इन राज्यों को यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, देखिए पूरा विवाद क्या था इसको समझिएगा। यहाँ पर बता दें कि इंडिया सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद यह था कि कंपनी ने तमिलनाडु में खनन का पट्टा हासिल किया था और राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान कर रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इंडिया लिमिटेड पर रॉयल्टी के अलावा एक उपकर लगा दिया। ठीक है, जिसने इस उपाय के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। ठीक है, मतलब इसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है। और इस मामले में 1989 में 7 जजों की पीठ ने
इंडिया सीमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया था। फिर 2004 में पश्चिम बंगाल राज्य और केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच भूमि और खनन गतिविधियों पर उपकर लगाने के अन्य विवाद की सुनवाई करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि 1989 में के फैसले में टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी और रॉयल्टी कोई कर नहीं थी। ठीक है, तो रॉयल्टी कोई कर नहीं थी। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपने पढ़ा पूरा, ये आप जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ आपको यूजफुल होगा, तो इसको आप नोट बनाकर लिख लेंगे। ठीक है, बाकी हमें फैक्ट याद रखना है अभी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में विस्तार। देखिए जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल की प्रशासनिक ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, उन्हें अब दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां दी गई। ठीक है, दिल्ली में जो उपराज्यपाल को जितनी शक्तियां दी गई है उतनी ही शक्तियां अब इनके पास भी हैं, कश्मीर के उपराज्यपाल के पास। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा उनको प्रशासनिक ताकत जो जिसमें बढ़ोतरी हुई है उसके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दिल्ली के एलजी की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे फैसले कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया कि गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया। इस संशोधन के बाद उपराज्यपाल को अब पुलिस, कानून व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं, ठीक है, और इन सब से जुड़े मामलों में ज़्यादा अधिकार होंगे। और पहले AIS से जुड़े मामलों में जिनमें वित्त विभाग की सहमति जरूरी होती थी, उनके तबादलों और नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी थी। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन अब उपराज्यपाल को इन मामलों में भी ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं। ठीक है, तो पहले इनको और भी सहमति की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब इनके पास ये अधिकार पूरा मिल गया। ठीक है, अब देखिए संशोधित नियमों में प्रमुख बिंदु क्या है, तो इसमें क्या जो संशोधित हुआ है देखिए 42A इसमें है पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता जब तक मुख्य सचिव के जरिए इसको उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाएगा। मतलब ये जो मामले हैं इन मामलों में अब इनकी सहमति जो है वो बहुत आवश्यक है। ठीक है, और अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है अभी भी। ठीक है, और 42B देखिए किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने और अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये सब आपके मेंस के लिए पॉइंट्स हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिल्ली उपराज्यपाल को नियुक्ति के पूर्ण अधिकार। ठीक है, इसमें देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग का गठन करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, देखिए और भी मतलब इनके पास ताकत आई है इनके पास। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य बिंदु बता दें कि वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधित अधिनियम 2023 में दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड एवं आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ना होकर अब किसके पास है, उपराज्यपाल। ठीक है, अब इन्हें नामित करने का अधिकार होता है और नियुक्ति को अंततः गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी इससे पहले अभी हम दिल्ली का पढ़ रहे हैं उपराज्यपाल, उससे पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उनके पास जो शक्तियाँ थी वो पढ़ रहे हैं। अब हम दिल्ली के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए यह कानून 7 अगस्त 2023 को लागू हुआ था और इस कानून से पूर्व अधिकारियों के तबादले, उनकी नियुक्तियां और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA द्वारा की जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 45D के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद द्वारा निर्देश देते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या उद्देश्य देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के तहत
राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारियों या पदेन सदस्यों की नियुक्ति के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे बताया गया कि इसका अर्थ यह है कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सीधे नियुक्तियां कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इससे नियुक्तियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, किंतु इससे केंद्र में सत्तारूढ़ दल का अधिक शक्ति मिलने का यहाँ पर ये एक संकेत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 23वें विधि आयोग का गठन। हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, मतलब जिसमें सदस्य सचिव सहित, ठीक है, और पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के विभाग के सचिव, पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन इसमें होंगे। ठीक है, और विधि आयोग के कार्य देखिए क्या है, ये ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो अब प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, मतलब अब ऐसा कोई कानून जिसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, या उसका कोई भी अब वैसा कोई महत्व नहीं है, तो वैसे कानूनों की पहचान करना, और ऐसे कानूनों की पहचान करना जिन्हें वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है। वही कोई पुराने कानून जिसमें लगता है कि हाँ अब इसको कुछ रूप से यहाँ पर बदलाव होने चाहिए, कुछ संशोधन होने चाहिए और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप। ठीक है, और उसके बाद बदलाव की आवश्यकता वाले कानूनों के लिए संशोधन सुझाना, उसके बाद गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना और न्यायालय की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सुझाव देना। तो ये इस विधि आयोग के कार्य होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के आलोकों में कानूनों की समीक्षा करना, यानी कि डीपीएसपी की बात की जा रही है, और सरकार द्वारा विशेष रूप से संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन विषयों पर विचार करना। ठीक है, तो इतनी बातें मतलब ये इसके कार्य में शामिल है। ठीक है, विधि आयोग के बारे में देखिए, विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। इसका लक्ष्य समाज में न्याय को सुलभ बनाने और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार का सुझाव देना है। ठीक है, और यह सरकार को सिफारिशें करता है। ठीक है, रिपोर्ट के रूप में। ठीक है, और इसने अभी तक 281 रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, 281 रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और प्रथम स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। पहला विधि आयोग की बात की जा रही है स्वतंत्रता पूर्व। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, तो जो वो 1834 में यहाँ पर बताया गया कि प्रथम स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, और यहाँ फिर बताया जा रहा 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955। तो दोनों आपको याद रखना है, स्वतंत्रता पूर्व 1834 और स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग कब बना? तो 1955 में स्थापित किया गया, जिसकी अध्यक्षता MC सीतलवाड़ ने की थी। तो आपको ये मैकाले का भी नाम याद रखना है और सीतलवाड़ जी का भी नाम याद रखना है। ठीक है, और भारत की आज़ादी के बाद अब तक 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना विद फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम विवाह 21 वर्ष। देखिए ये भी काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ रहा था। देखिए अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बाल विवाह प्रतिषेध यानी हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18, ये तो पता ही है सबको कि 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। और विधेयक लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला पहला राज्य होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला राज्य कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो अब 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया बच्चियों जो लड़कियां हैं उनकी शादी की उम्र को।
उम्र को। मुख्य बिंदु क्या है देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। और कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है, देखिए ये बात बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में भी। इवन मतलब 21st सेंचुरी में भी आश्चर्य लगता है ये देख के। इवन ये गाँव की बात नहीं बता रही हूँ मैं, शहरों में भी ऐसी घटनाएं होती है कि बच्चियाँ मतलब उनका 10th होता है या फिर वो इंटर पास करती ही हैं कि फिर माँ बाप खोजने लग जाते हैं उनके लिए लड़का, और उनको मतलब उनके हिसाब से सेटल्ड होना मीन्स शादी करना। तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। अगर वो पढ़ने को इच्छुक है, पढ़ना चाहती तो भी वो पढ़ नहीं पाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पहल है। और उसके बाद देखिए, लैंगिक समानता के लिए इसके निहितार्थ और राष्ट्रपति की स्वीकृति की संभावित आवश्यकता के कारण इसने महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया। अब देखिए, बच्चे की पुनर्परिभाषा यहाँ पे बता दें कि 2006 के अधिनियम की धारा 2 क्लॉज ए में बच्चे को 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के रूप में परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो एक नया परिभाषा यहाँ पर फिर उभर के सामने आया। अब विधेयक में इस लिंग आधारित भेद को हटाया गया है और लिंग की परवाह किए बिना 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, कानूनी अस्पष्टताएं क्या। अब देखिए, इसमें प्रस्तावित कानूनी ढांचा असंगतियां उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि 18 वर्ष की आयु से सहमति से यौन संबंध बनाने की अनुमति देना, लेकिन 21 वर्ष की आयु तक विवाह को प्रतिबंधित करना। तो ये कुछ अस्पष्टताएं हैं जो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। उसके बाद और कुछ पॉइंट बताया जा रहा है कि किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना केवल 18 वर्ष तक की आयु तक सहायता प्रदान करती है, जिससे 19 से 21 वर्ष की आयु के बाल वधू या वरों को सहायता देने के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। उसके अलावा विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने और बाल विवाह को गैर कानूनी बनाने के लिए निर्धारित की गई है। और देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें देखिए लड़की की न्यूनतम वर्ष 18 थे और लड़के की 1 वर्ष निर्धारित यहाँ पर करता है, ये तो है ही। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है राज्यों में महिलाओं के विवाह की औसत आयु देखिए क्या है, सबका दिया गया, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं, देख लीजिए। बिहार, मैंने बोला कि यहाँ पर लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं शादियों के लिए, ठीक है। तो बिहार में 21.8 है औसत आयु देख रहे हैं 21, छत्तीसगढ़ 21, अब देखिए दिल्ली 23, हरियाणा 22। तो आप मतलब आप उम्र देखिए, कहीं भी आपको 21-22 मतलब सबसे ज़्यादा तो आपको 21 दिख रहा होगा, 21 वर्ष देखिए आपको ज़्यादा ये दिख रहा है, फिर 22-23। तो ये एक एवरेज एज यहाँ पर बताया जा रहा है। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ये आंकड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है 3 नए आपराधिक कानून लागू। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था वेस्ट बंगाल वाले टॉपिक पर, ठीक है। देखिए, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 प्रभावी हुए। इन 3 आपराधिक कानूनों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के कानूनों जो IPC थी, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी IEA 1872 को निरस्त कर दिया और उसके बदले यहाँ पर इसको लाया गया, ठीक है। और इसमें बता दें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को इन 3 नए आपराधिक कानूनों को मंजूरी यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।